हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी जो एक ग्रुप डी की 17 टाइप की पोस्ट हैं, उनमें से एक जॉब है असिस्टेंट वर्क्स की। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि सर असिस्टेंट वर्क्स पे जो है कोई भी कंप्लीट वीडियो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए जो एक वीडियो बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट वर्क्स की जो जॉब है, चाहे वो वर्कशॉप में हो या फिर जो है आपके स्टेशन पे हो, इनके बारे में कंप्लीटली यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो 17 टाइप की पोस्टें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें से आपकी जो 14 नंबर पे और 15 नंबर पे हैं असिस्टेंट वर्क्स और असिस्टेंट वर्कशॉप, इसी के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये जॉब है। और असिस्टेंट वर्क्स जो है, जो प्लेटफॉर्म वाली है, उसका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और असिस्टेंट वर्क्स जो है वर्कशॉप वाली, उसका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इनके बारे में अपन यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। और अपने जो मेन टॉपिक रहेंगे कि किन किन बिंदुओं पे अपन बात करेंगे। तो आपके पोस्टिंग प्लेस पे, यूनिफॉर्म पे, ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी, कितने दिन की होगी, ड्यूटी हावर्स क्या रहेगा, वर्कलोड कितना है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी और अलाउंसेज। और ये जो फोटोज है, इसके माध्यम से मैं आपको आपका क्या वर्क रहने वाला है वो समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे असिस्टेंट वर्क्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी देने की। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ये वीडियो देखने के बाद में मैं दावा करता हूँ आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं बचने वाला है असिस्टेंट वर्क्स की जॉब को लेके। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट पे कि आपका जो है पोस्टिंग प्लेस कहाँ रहने वाला है। तो असिस्टेंट वर्क्स की जो पोस्टिंग होती है दोस्तों, वो वर्कशॉप तो आप सभी को पता ही है, वर्कशॉप काफ़ी बड़े बड़े जगह पे होते हैं। तो वर्कशॉप में अगर आपकी ड्यूटी होती है तो किसी बड़े स्टेशन पे या बड़े शहर पे आपकी यहाँ पे ड्यूटी होने वाली है। क्योंकि वर्कशॉप जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे अजमेर हो गया या फिर जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसे शहरों में आपके वर्कशॉप होते हैं। तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी। अगर असिस्टेंट वर्क्स में आपकी ड्यूटी लगती है स्टेशन पे, तो आपके सभी स्टेशनों पे असिस्टेंट वर्क्स की यहाँ पे कोई जॉब नहीं होती है, पोस्टिंग नहीं होती है। और दोस्तों हाँ, काम आपको सभी स्टेशनों पे करने होंगे, चाहे स्टेशन छोटा हो बड़ा हो। इस जॉब के अंदर आपको सभी स्टेशनों पे काम करने होंगे। वर्कशॉप वाले कभी भी स्टेशनों पे काम नहीं करेंगे। स्टेशनों पे जो काम होगा वो असिस्टेंट वर्क्स वाले ही करेंगे। और दोस्तों, ये आप सभी टाइप के स्टेशनों पे काम करोगे, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है सभी टाइप के स्टेशनों पे नहीं होगी। और पोस्टिंग जो होगी आपकी, कोई बड़ा स्टेशन रहेगा वहाँ पे होगी, और उसके पास के जो स्टेशन होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक 100, 150 या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का एक सेक्शन होता है। उस पूरे सेक्शन में वो एक एसएससी, जो एसएससी आपका वर्क्स वाला होता है, उसके अंडर में आता है। एक 100 किलोमीटर का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है 50 का भी हो सकता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा काम हो तो ऐसे आपका सेक्शन बटा होता है। और उस सेक्शन में जितने भी स्टेशन होंगे ना, उन सब पे आपको काम करने होंगे। तो इनमें से किसी एक स्टेशन पे, मान लेते हैं कि मिड के अंदर एक बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और यहीं से आप जो है इन स्टेशनों पे ड्यूटी करने जाओगे। अगर आपके इस छोटे स्टेशन जो आसपास वाले हैं, उनके किसी भी स्टेशन पे काम रहेगा, तो आप जो है अपने हेडक्वार्टर से ही जाओगे। और अगर आप 8 किलोमीटर से दूर जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे टीए भी मिलेगा, और बहुत अच्छी खासी अमाउंट आपको यहाँ पे टीए की मिलने वाली है दोस्तों। अभी अपन आगे बात करेंगे कितना टीए आपका बन जाएगा। तो जैसे मैं बात करूँ, गंगानगर एक स्टेशन है बीकानेर डिवीजन में, और उसके इधर बनवाली स्टेशन है, सादुल शहर है, और इधर जो है आपके पृथ्वीराजपुर है, केसर सिंहपुर है। तो ऐसे जो है ये बीच में आ गया, और इधर 3-4 स्टेशन हो गए, इधर 3-4 स्टेशन हो गए। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टेशनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, सेक्शन बड़ा और छोटा हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि 100 किलोमीटर का हो गया, 200 किलोमीटर का होगा। तो इसमें जितने भी स्टेशन होंगे उन सब पे आपको काम करने जाना होगा। और मैक्सिमम आपका जो काम रहेगा वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रहोगे और यहीं से आपकी ड्यूटियाँ लगाई जाएगी कि उस स्टेशन पे ये काम है, आपको ये करके आना है। तो आपको जो है बड़े स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे रोड साइड स्टेशन, जो छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो पोस्टिंग प्लेस आपका यहाँ पे शानदार रहने वाला है, चाहे बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो, चिकित्सा हो या रहने के हिसाब से हो, पोस्टिंग प्लेस बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो देखिए, आपकी जो यूनिफॉर्म है वही यूनिफॉर्म रहेगी जो पॉइंट्समैन की होती है, असिस्टेंट CNW की होती है, वही ग्रे कलर की आपकी यहाँ पे यूनिफॉर्म होने वाली है। तो देखिए, आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ आपकी यूनिफॉर्म जो है किस टाइप की रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप फोटो देख पा रहे होंगे, इसी टाइप की आपकी यूनिफॉर्म यहाँ पे रहने वाली है, ग्रे कलर की, जो पॉइंट्समैन वगैरह की रहती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग जो है आपकी होती ही नहीं है, क्योंकि आप जो है कोई टेक्निकल जॉब में नहीं लगे हो, और ऐसा कोई टेक्निकल काम आपको करना भी नहीं है। आपका जो काम है वो हेल्पर का है, असिस्टेंट का है। मतलब जैसे कि कोई पेंटर है या जो कारपेंटर है, उसको कोई खिड़की वगैरह टूटी है, उसकी मरम्मत करनी है, तो आपको जो उनको इंस्ट्रूमेंट पकड़ाने हैं, या जो वो बोल देगा कि आपको जो खिड़की वहाँ रखी हुई है, नई खिड़की आप वो ला के यहाँ लेके आइए, या लकड़ियाँ इधर उधर करनी है, किसी भी टाइप का जो काम है असिस्टेंट का, जो कि आप बिना ट्रेनिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। यह भी एक अच्छी बात है कि आपको डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी।
अगर ट्रेनिंग होती तो वही 100 200 के बैच बनाते और उसमें बहुत सारा टाइम यहाँ पे लग जाता, लगभग 1 साल भी यहाँ पे लग सकता था अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहे और बैच अगर छोटे छोटे बनाएंगे पॉइंट्समैन की तरह, तो उनको जो है वहाँ पे पूरा 2023 निकल जाएगा। तो आपके ये काम बढ़िया है कि आपके डायरेक्ट जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी, ट्रेनिंग यहाँ पे होगी ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, आपके यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए आपका ड्यूटी आवर्स जो है जनरली यहाँ पे 8 घंटे का ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लेट सेट हो सकता है, लेकिन ड्यूटी रोस्टर जो है आपका 8 घंटे का होगा। और दोस्तों असिस्टेंट वर्क्स के अंदर स्टेशन वाली जो ड्यूटी है वहाँ पे आपका 100% मतलब आपके नाइट में कोई ड्यूटी नहीं रहेगी। हो सकता है कभी इमरजेंसी में कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो तो नाइट में, अगर काम दिन में ज़्यादा है तो नाइट में भी आपको काम करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे जनरली 99% आपका काम जो है दिन में ही होगा, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करना होता है, तो वो सारा कुछ जो काम है दिन में ही होगा। तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे डे की रहने वाली है, नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं रहेगी असिस्टेंट वर्क्स के अंदर। और दोस्तों वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप में भी 95% तक आपकी ड्यूटी जो है जनरल ड्यूटी दिन दिन में ही रहेगी, 8 से 5 या 8:30 से 5:30 हुई, 9 से 6 वो वाली शिफ्ट ही रहेगी दिन दिन वाली। तो इसमें आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी, और इमरजेंसी में कभी कभार आपकी नाइट ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली इसकी ड्यूटी नाइट में नहीं लगेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए वर्कलोड इसमें कोई खास नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है सेफ्टी से जुड़े हुए नहीं हो, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जैसे पॉइंट्समैन वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको गाड़ी जल्दी रेडी करनी है, किसी मालगाड़ी का प्लेसमेंट टाइम पे देना है, संटिंग वगैरह काम साइट टाइम से निपटाना है, सारा कुछ काम उस पर उनको देखना होता है। इसी प्रकार CNW वालों को हो गया कि उनके जो प्रेशर वगैरह रेडी है नहीं है, या ब्रेक पावर सर्टिफिकेट उन्होंने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, बहुत सारे काम उनके होते हैं जो कि ट्रेन के संचालन में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं। आप जो है ट्रेन के संचालन से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है, छोटे मोटे काम करोगे, क्वार्टर वगैरह में है, नल फिटिंग का हो गया, और भी कई टाइप के जो काम है जिसमें मान लो 1 दिन लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा भी लग सकता है, 1 घंटा कम भी लग सकता है, छोटे छोटे काम आपको यहाँ पे करने होंगे। तो वर्कलोड यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अपना जो भी है, जैसे कहीं से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है, 2 तगारी अपने मसाले की बनाओ, और दिन भर आपका जो एक कारीगर आपके साथ में रहेगा मिस्त्री, वो उसको आपको सामान पकड़ाना है। तो वही छोटे छोटे काम यहाँ पे करने होंगे, बहुत वर्कलोड यहाँ पे नहीं होता है। और इतना ऐसे वो किसी अधिकारी को प्रेशर नहीं होता है कि आपको इस काम को इतना जल्दी करना ही है, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं होती है, टाइम बाउंड वाली कोई बात नहीं होती है। तो मज़ेदार नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। एक तरह से जो आप देखते होंगे अपने यहाँ पे कोई मकान बनता है तो एक मिस्त्री होता है और एक बेलदार होता है, तो आप जो है वो बेलदारी वाली ही यहाँ पे वही काम करने हैं आपको। अगर वो मांग रहा है कि सीमेंट ला के लेके आओ, उसको गीला करो, मसाला मिलाओ, ये सारा कुछ काम आपको यहाँ पे करना होगा। एक तरह से आप जो है हेल्पर यहाँ पे हो। तो वर्कलोड कोई खास नहीं रहता है इसमें। इसके बाद दोस्तों, और वर्कलोड के अलावा जो आप दिन में इतने कोई थकान नहीं होगी आपको, आप आराम से इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो रेगुलर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जॉब प्रोफाइल की। तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपको कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है। तो देखो मान लेते हैं कोई रेल भवन, कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है, चाहे वो क्वार्टर हो, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो, या फिर जो है किसी भी टाइप का नया कंस्ट्रक्शन हो, चाहे फुट ओवर ब्रिज हो या फिर जो है अंडरपास हो, किसी भी टाइप का नया कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, पहले रेलवे के जो SSC होते हैं वर्क्स वाले, उन्हीं के अंडर में आता था, और आप ही के जैसे जो हेल्पर भाई थे उन्हीं को वो काम वहाँ पे करना होता था। लेकिन आजकल जो है बड़े काम, जो मेजर काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो ठेके पे दे दिया जाता है। जैसे आप क्वार्टर देख पा रहे होंगे, इस क्वार्टर को अगर एकदम नया बनाया जाए, मतलब एकदम नींव भर के नया इसको खड़ा करना है, तो इसको ठेके पे करवाएगी रेल, टेंडर पे दे देगी। और इसको बनने के बाद में, जैसे मैं आपको क्वार्टर दिखाता हूँ, मान लो ये क्वार्टर बन के रेडी हो गया, अब इस क्वार्टर में किसी भी टाइप की दिक्कत आएगी तो उसकी रिपेयर करनी है आप लोगों को, और आपको भी रिपेयर नहीं करनी है, आपको असिस्ट करनी है। जो टेक्नीशियन आपका रहेगा उसकी हेल्प करनी है आपको, उसको कुछ सामान चाहिए तो वो लाके आपको देना है, वो मंगाया कि वहाँ पे सामान रखा हुआ आप लेके आइए। तो देखिए यहाँ पे ये आपको जैसे गेट दिख रहा है, अब ये पूरा क्वार्टर बन के तैयार हो गया। अब इस गेट में अगर किसी टाइप की दिक्कत होती है, ये गेट टूट जाता है, या इसकी जो जाली खराब हो जाती है, जाली वाला गेट बाहर लगा हुआ है, जाली टूट जाती है, या अंदर वाले गेट को कुछ हो जाता है, तो इसमें अगर रिपेयर का जो काम करोगे, एक कारपेंटर आएगा जो कि टेक्नीशियन रहेगा, आपको उसके अंडर में आना है, और वो कहेगा कि ये जो गेट है ये कंडम हो गई, ये गेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, अपन यहाँ पे नया गेट लगाते हैं। तो जहाँ भी आपको नया गेट बताएगा तो वो आपको लेके जाना है और यहाँ पे इसको रखना है, यहाँ पे लगाना है, उसके साथ में वो जो भी मदद मांगे आपसे उसकी मदद करनी है। इसके अलावा जैसे कि ये खिड़की है, मान लो खिड़की टूट गई है,
तो खिड़की टूट गई तो यहाँ पे नई खिड़की बनानी है, इसकी की मरम्मत करनी है, तो वही सेम काम आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे क्वार्टर के अंदर कोई भी टूट फूट हो जाती है, यहाँ पे मान लो कि ये जो क्वार्टर बन के नया तैयार हो गया और इसकी दीवार से जो है प्लास्टर झड़ गया है, या और भी किसी टाइप की क्वार्टर के अंदर जिससे अपने घरों में अपन मरम्मत कराते हैं, उसी टाइप की मरम्मत का काम आपको यहाँ पे करना है। अब ये क्वार्टर आपको बहुत पुराना दिख रहा होगा, अब मान लेते हैं कि इसको क्वार्टर को जो है एकदम नया करना है, एकदम रिपेयरिंग करनी है इसकी, तो कलर वलर का काम जो होता है आप ही के अंडर में आता है, लेकिन ये टेंडर पे दिया जाता है रेलवे की तरफ से। आप ही की देख रेख में आप उसका निरीक्षण करोगे कि काम जो है सही हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे रेलवे कॉलोनी है उसका पूरा कलर का जो काम होता है वो दिवाली के आसपास होता है, स्टेशन बिल्डिंग का भी ऐसे ही होता है। आपको नहीं करना है, जो ग्रुप डी में हेल्पर लग रहे हैं वर्क्स में उनको ये काम नहीं करना होता है। हालांकि कभी कभार छोटा मोटा कहीं पे पेंट का काम करना पड़ सकता है, लेकिन मेजर जो पूरी कॉलोनी में कलर वगैरह करना है उसको टेंडर पे दिया जाता है, और आपका जेई जो होता है, जेई या एसएससी, उसकी निगरानी के अंदर की काम जो है सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो इन क्वार्टरों में किसी भी टाइप का जो टूट फूट का काम होता है, या जो है वॉश बेसिन वगैरह चेंज करना है, और भी कई तरह के काम होते हैं क्वार्टरों में, तो वो सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे आपको जयपुर जंक्शन दिख रहा होगा, अभी इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें कहीं भी जैसे छोटे मोटे खरोचे आ जाए, या कहीं से मसाला गिर जाए, या फिर जो है दीवार में कहीं टूट फूट हो जाए, तो उसको रिपेयर आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद में ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। अब मान लेते हैं यहाँ से जो है टाइल उखड़ जाती है किसी प्रकार से, ये टाइलें टूट जाती है, या यहाँ से टाइलें खराब हो जाती है। एक तरह से मैं आप सभी को अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँगा तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। मेजर कंस्ट्रक्शन का काम आपको नहीं करना होगा, छोटा मोटा जो काम होगा वो आपको यहाँ पे करना होगा। और आपको नहीं करना होगा, आप उसको असिस्ट करोगे, आपका जो टेक्नीशियन रहेगा। जैसे यहाँ पे टाइल्स लगानी है, ये 4 टाइल्स यहाँ से निकल गई, तो टेक्नीशियन आपको कहेगा कि आप जो है 4 टाइल वहाँ रखी हुई है वो लेके आइए, और वो यहाँ पे इनको काटना छाटना सारा कुछ, वो जो भी काम आपको बताए वो आपको यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आपके हाइडेंट दिख रहा होगा, ये जो हाइडेंट है इससे ट्रेनों में पानी वगैरह भरा जाता है। ये वाला जो पाइप आपको दिख रहा है सभी स्टेशनों पे नहीं होता है, बड़े बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये होता है। अब कई बार जो है इनकी यहाँ से वेल्डिंग वगैरह टूट जाती है, या इसमें कई तरह की टूट फूट हो जाती है क्योंकि बहुत पुराने होते हैं, तो ये भी जो है एसएससी वर्क्स वाले के अंदर ही आते हैं। आप ही लोगों को जाके कुछ वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट वगैरह करना होगा, इसका पानी जो इसमें आ रहा है टंकी से उसकी बंद करवा के, और इसकी रिपेयरिंग वगैरह आपको ही यहाँ पे करनी होगी। और भी ये कंस्ट्रक्शन का काम आप देख पा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म पे छोटा मोटा जो भी काम होता है वो आपको यहाँ पे करना होता है। यह आइडेंट है, इसमें कोई टूट फूट हो जाएगा आपको देखना होगा। या फिर जो जैसे कि ये प्लेटफॉर्म बनाना पूरा, ये नया प्लेटफॉर्म बना है, इसका पूरा काम टेंडर पे हुआ रेलवे की तरफ से। अब मान लो यहाँ पे कहीं इतने से एरिया में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है किसी प्रकार से, तो इसको रिपेयर करने का काम यहाँ पे आपका रहेगा। इसके बाद में दोस्तों फाटक जो होती है, रेलवे फाटक हो गई, उसके अंदर ये आप संपार फाटक देखे होंगे, जो रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता आप ही लोगों को बनाना होता है, और आप ही लोगों को इसमें काम करना होता है। किसी टाइप की टूट फूट हो जाती है तो आपको ही इसको सही तरह से रिपेयर करवाना है। और जो गेटमैन की जो ऑफिस होता है गेटमैन का, उसकी भी रिपेयर आपको यहाँ पे करनी होती है, सारा कुछ आपको देखना होता है। इन सब के अलावा दोस्तों आपने इस टाइप के पिलर देखे होंगे, आजकल तो इनकी जगह वो स्टील के लग गए हैं, लेकिन जो पहले देखे होंगे पटरी के साइड में खेत जो खाली जगह होती है उस साइड में ऐसे पिलर लगे होते हैं जो कि रेलवे की बाउंड्री को दर्शाते हैं। अगर वहाँ पे इन पिलरों को कोई निकाल देता है या कहीं लगे नहीं होते तो आपको आप ही के अंडर में जो आपका एसएससी वर्क्स वाला होता है उसी के अंडर में आता है, और ये काम आपको करने होंगे। ये पिलर वगैरह कहीं से उखड़ जाते हैं, कोई उखाड़ देता है, तो इनको आपको लगाना होता है। इसके बाद में दोस्तों ये आपका गेट का काम हो गया, संपार फाटक वाला। और इसके बाद देखो ये अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है, इस टाइप से कोई बिल्डिंग बनानी होती है रेलवे की क्वार्टर्स की, तो टेंडर पे देती है रेलवे, बाकी आपको जो रिपेयरिंग का काम है आपको खुद को करना है। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है, पुराने क्वार्टर है रेलवे में, तो उनमें कई क्वार्टर्स में जो है टाइल्स वगैरह नहीं लगी है फर्श पे, तो ये टाइल्स वगैरह अगर कोई लगवाता है तो ये भी जो है आजकल ठेके पे हो रहा काम। और दोस्तों ठेके पे ही सारा कुछ काम जा रहा है, टेंडर पे ही, तो ये काम भी आपको यहाँ पे नहीं करना होगा, ये टेंडर पे जो ठेकेदार होगा वही यहाँ पे करवाएगा। इसके बाद में अब जो काम हो गया फिटर का, तो आपके एक वर्क्स के अंदर ही एक पोस्ट होती है टेक्नीशियन की, फिटर जिसको बोलते हैं, जो आपके पाइप फिटिंग वगैरह सारा कुछ काम देखेगा। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली पाइप पानी के लिए जो फिटिंग की जाती है, जैसे कि आपका वॉश बेसिन वगैरह लगाना है या कोई नल वगैरह लगाना है, सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने होंगे। आपका जो टेक्नीशियन रहेगा, मान लो कोई कहेगा कि हमारे जो है वॉश बेसिन नहीं लगा हुआ है, तो आप जो है वहाँ पे वॉश बेसिन आपका टेक्नीशियन के साथ में जाओगे, और ये जो है आपको कैरी करके ले जाना है, मतलब जो सामान होंगे उनको आपको ढोना है इधर उधर, और उसकी हेल्प करना है, वो जो भी काम के लिए आपको बोले टेक्नीशियन। तो ये काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। और वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप के अंदर भी आपको जो है अलग अलग टाइप के काम होते हैं। जैसे फर्नीचर का कोई काम होगा तो आपके फर्नीचर वाले जो टेक्नीशियन रहेंगे वो देखेंगे, उसमें कारपेंटर जो होगा
वो वहाँ पे काम देखेगा और आपको उसका असिस्ट करना है। और वहाँ पे कलर वाला रहेगा, पेंटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना होगा। और ये पेंटिंग का जो काम होता है, जो स्टेशनों पे बोर्ड वगैरह होते हैं, बैनर वगैरह लगे होते हैं, कोई भी पेंटिंग का काम होता है तो वहाँ पे पेंटर करता है और एक आपका जो हेल्पर होता है उसको असिस्ट करता है, उसके सामान वगैरह कैरी करता है। तो इस टाइप का काम आपका रहने वाला है। वर्कशॉप वाले जो है पूरे कोच पे जो इस प्रकार की पेंटिंग करेंगे, कोच के नंबर वगैरह लिखेंगे, ये सारा कुछ काम आपका यहाँ पे वर्कशॉप में रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अपन देख लेते हैं इसका प्रमोशन। तो देखिए प्रमोशन आप जो है भर्ती होंगे तो यहाँ पे 1800 ग्रेड में 1800 ग्रेड में आपका बेसिक रहेगा 18,000 रुपये। लेवल 1 में आप असिस्टेंट वर्क या असिस्टेंट वर्कशॉप में काम करोगे। इसके बाद में दोस्तों आपका जो प्रमोशन होगा वो टेक्नीशियन 3rd में होगा, पहला प्रमोशन। और इसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको 19,900 हो जाएगा, लेवल 2 में आ जाओगे। उसके बाद टेक्नीशियन 2nd में, लेवल 3 में 25,500 बेसिक रहेगा, टेक्नीशियन 5 में हो जाएगा उसके बाद में, और 29,200 आपका बेसिक हो जाएगा। यहाँ तक आपका जो है बिना एग्जाम दिए प्रमोशन हो सकते हैं 2800 ग्रेड तक। लेकिन दोस्तों 2800 ग्रेड तक ये जो प्रमोशन लेने में आपको पूरी लाइफ बीत जाती है। बहुत स्लो प्रमोशन यहाँ पे होते हैं। पहला प्रमोशन मिलने में ही यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, 5 से 7 साल लग जाते हैं। इधर जो है 7 से 8 साल लग जाते हैं, यहाँ से 8 से 10 साल लग जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको जो है 20-25 साल लग जाएंगे। प्रमोशन बहुत धीमे है दोस्तों इसमें। और यहाँ पे आपको जो है जेई अगर बनना है, अब यहाँ तक तो आप बिना एग्जाम दिए पहुँच सकते हो, जिसमें बहुत टाइम आपको खपाना पड़ेगा। अगर आपको जेई बनना है तो जेई के लिए आपको टेक्नीशियन के अंदर 3 साल की सर्विस करनी होगी। उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल आपकी LDCE की वैकेंसी आती है, उसका एग्जाम देके आप यहाँ पे जेई डायरेक्ट बन सकते हो। और दोस्तों आप जो है अगर डायरेक्ट बहुत जल्दी अगर यहाँ पे जेई बनना चाहते हो तो आप जो GDC के थ्रू भी आप बन सकते हो जेई। हालांकि अभी तक जो है GDC के लिए यहाँ पे कोई मिनिमम सर्विस का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन रेलवे जो है अब 3 साल या 5 साल का एरिया इसमें क्राइटेरिया करने जा रही है कि आपको रेलवे में 3 साल की या 5 साल की सर्विस करनी होगी, उसके बाद आप GDC का एग्जाम दे सकते हो। अभी तक जो है GDC में ऐसा था कि GDC का एग्जाम आप डायरेक्ट देते, जैसे आपका अपॉइंटमेंट हुआ आप GDC का एग्जाम दिया और डायरेक्ट जेई यहाँ पे बन गए। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे GDC के थ्रू जेई बनने में आपके पास में कोई टेक डिप्लोमा वगैरह सारा कुछ होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। और LDCE के एग्जाम के तहत अगर आपको जेई बनना है तो आपको PCM में 10+2 यानी आपका जो है 12th PCM से होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जेई का फॉर्म भर सकते हो, या फिर ITI वगैरह वो आपके पास में होना चाहिए LDCE के एग्जाम के लिए। LDCE ओनली आपका जो असिस्टेंट वर्क्स या असिस्टेंट वर्कशॉप वाले हैं वही दे सकते हैं। और वहाँ पे जो GDC का एग्जाम होता है वो ओपन एग्जाम होता है, उसमें ग्रुप डी के सभी 17 टाइप के डिपार्टमेंट है वो एग्जाम दे सकते हैं। जेई से आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा SSC में, जो कि 8-10 साल इसमें लग सकते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रमोशन होंगे दोस्तों इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए दोस्तों सैलरी जो है 18,000 आपका बेसिक रहेगा, DA 42% हो गया, 7,560 रुपये, TPA 900 प्लस DA 1,278 रुपये, HRA 1,620, 3,240, 4,860। ये आपकी XYZ सिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप Z क्लास सिटी में हो तो 1,620 रुपये, Y क्लास में हो तो 3,240, और X क्लास में हो तो 4,860 रुपये। 9%, 18% और 27% आपका आचार्य होता है सिटी के हिसाब से। तो आपको जो मैक्सिमम सिटी यहाँ पे मिलने वाली है वो Z क्लास की सिटी मिलने वाली है, तो 1,620 रुपये आपका यहाँ पे आचार्य हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको 1,000-2,000 नाइट ड्यूटी अलाउंस बन जाएगा। लेकिन टीए जो होता है दोस्तों, वो टीए आपका बहुत शानदार बनने वाला है। टीए यहाँ पे बहुत शानदार बनने वाला है। टीए आपका 5 से 10,000 रुपये आराम से बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो ड्यूटी करने जाओगे अपने हेडक्वार्टर से 5 या 10 किलोमीटर दूर ही स्टेशन होते हैं, वहाँ जाओगे तो आपका एक दिन का टीए 500 रुपये बनेगा, और लगभग महीने में 15 दिन जो है आप बाहर ड्यूटी करने जाओगे। तो इस प्रकार 7,500 रुपये आपका यहाँ पे टीए बन जाता है, जो कि आपकी सैलरी में एक बहुत अच्छा हाइक दिखाता है। इसके बाद में दोस्तों NHA आपको मिलेगा 380 रुपये पर NH, 12 NH जो सभी को मिलते हैं वो NHA। अगर आप NH के दिन काम करते हो तो NH मिलेगा। जनरली आपको NH के दिन यहाँ पे NH दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओवर टाइम आपको मिलता नहीं है, ओवर टाइम इस पोस्ट में नहीं होता है। ड्रेस अलाउंस यहाँ पे सभी को मिलेगा 5,000 रुपये। इस प्रकार ग्रोस सैलरी जो है 35 से 40,000 हो जाती है। डिडक्शन होने के बाद में 30 से 32,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिल जाती है, जो कि बहुत शानदार सैलरी है। तो इस प्रकार ये आपको सैलरी मिलने वाली है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।